ऊष्मीय संचरण अपना चैप्टर है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है। इसकी मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये अपन पैरेलल में पढ़ सकें। तो अपन इस वीडियो से शुरू करेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। हीट क्या है और हीट ट्रांसफर क्या है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें अपना आता है कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ये अपन बचपन में भी पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में भी अपने को बताते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और एक ऐसी ऊर्जा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित हो सकती है, मतलब जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो संचरण की स्थिति में होती है। दूसरा पॉइंट अपना यह है कि ऊष्मा संग्रहित नहीं की जा सकती। ऊष्मा को अपन स्टोर करके नहीं रख सकते किसी चीज में। ऐसा नहीं है कि स्टोर करके रख दिया, डब्बे में बंद करके रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ऊर्जा का संग्रहण हो सकता है, जैसे स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, ऊष्मा को संग्रहित नहीं किया जा सकता। ऊष्मा हमेशा संचरण की स्थिति में होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अपना यह है कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है। जिस तरह से विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, उसी तरह से ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है। ऊष्मा संचरण की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऊष्मा संचरण की विधियां। कितने प्रकार से ऊष्मा का संचरण हो सकता है, अपन इसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। पहला है कंडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालन। ठीक है। दूसरा है अपना संवहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा है अपना विकिरण, जिसको बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण। इस तरह से ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब इन तीनों के बारे में ब्रीफ में थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक साथ। चालन क्या है, संवहन क्या है और विकिरण क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन चालन के बारे में। सबसे पहले बात करता हूं मैं चालन के बारे में। देखो चालन के बारे में क्या है। देखो चालन क्या होता है, बड़ी आसान भाषा में अगर अपन समझें। सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। ठीक है। मान लो एक कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। मान लो कि यहाँ पे ईंट पत्थर वगैरह या कुछ भी बॉल्स वगैरह पड़ी हुई है, खूब सारी बॉल्स यहाँ पे पड़ी हुई है इस तरह से। अब इन बॉल्स को ए से बी में रखना है। ठीक है। और इस तरह से रखना है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे अपन ने बीच में कुछ व्यक्तियों को खड़ा कर दिया है इस तरह से। ये एक खड़ा हो गया, ये दूसरा खड़ा हो गया, इस तरह से यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हो गए। ठीक है। ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब क्या है कि ये व्यक्ति हो गए माध्यम। चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि माध्यम के कणों का विस्थापन नहीं होता। माध्यम के कण खुद विस्थापित नहीं होते, मतलब ये आदमी यहीं खड़े रहेंगे।
वे अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करके हीट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये क्या करेंगे, समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ से गेंद उठाई, ये गेंद इसने उठाई, फिर इसने इसको दी, फिर इसने इसको दी, फिर इसने इसको दी, इस तरह से ये गेंद इस तरह से बी में पटक दी। फिर दूसरी गेंद उठाई, फिर इसने इसको दी, अपने आगे वाले को देता जा रहा है। वो वहीं खड़ा है, वो चल नहीं रहा है, वो वहीं पे है, व्यक्ति वहीं पे खड़ा हुआ है, बस गेंद इधर से उठाता है, आगे से आगे ये देते जाते हैं। तो क्या होगा, ये ए खाली हो जाएगा, बी भर जाएगा। इस चीज को बोला जाता है चालन। ठीक है। अब देखना संवहन में क्या होता है। चालन और संवहन में छोटा सा फर्क है, देखना। संवहन, संवहन में भी, कन्वेक्शन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता है, पर यहाँ पे माध्यम का कणों का विस्थापन होता है। कैसे, अब देखना इस एग्जांपल से समझो। माध्यम के कणों के विस्थापन से मतलब क्या है। मान लो कि अब ये 8-10 आदमी जो भी यहाँ खड़े हुए थे वो खड़े हुए नहीं है। अब अपने पास बस एक ही व्यक्ति है। ये एक ही आदमी क्या करता है, ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ये आदमी क्या करता है, ए पर जाता है, गेंद उठाता है और फिर बी पर रख के आता है, फिर जाता है ए पर, गेंद उठाता है, फिर बी पर रख के आता है, फिर जाता है ए पर, गेंद उठाता है, बी पर रख के आता है। तो यहाँ पे जो माध्यम के कण है, यानी कि ये जो व्यक्ति है, वो ऊष्मा को यानी कि गेंदों को खुद लेकर के जाते हैं। तो कंडक्शन में क्या है, एक दूसरे को आगे से आगे ट्रांसफर कर दिया, एक कण ने दूसरे कण को दे दी ऊर्जा। जबकि जो कन्वेक्शन होता है, इसमें माध्यम के कण स्वयं उस ऊष्मा को लेकर के या उस ऊर्जा को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा के रूप में जाते हैं। अब वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में हो सकती है या कोई अन्य ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है। चलो विकिरण की अपन बात करते हैं, रेडिएशन। विकिरण, तीसरी विधि विकिरण जो है वो हमेशा बिना माध्यम के होती है। विकिरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ही एक प्रकार की विकिरण है। ठीक है। तो डिटेल में अपन तीनों की बात अलग अलग करेंगे। अपन सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे चालन की। ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चालन। चालन, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि अपना जो सिलेबस है, जो अपने चालन है, वो सिर्फ अपन एक विमीय दिशा में पढ़ते हैं, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है, एक विमीय दिशा में ठीक है। चलो, अब चालन होता कैसे है, किस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इस बात को अपन समझते हैं। सपोज करो कि अपने पास एक छड़ है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसकी कुछ लंबाई L होगी। ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन किसी चम्मच को पकड़ के गैस पर रखना, ठीक है। तो इस एक तरह समझ लो, एक तरह की चम्मच है, एक प्रकार की छड़ है। इसको अपन ने एक साइड से पकड़ा और दूसरी साइड से अपन ने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया। यहाँ से अपन ने इसको हीट देना शुरू की। इस जगह पे अपन मतलब गैस के ऊपर रख दिया, यहाँ पे ये गैस के ऊपर अपन ने यहाँ पे रख दिया, अपन हीट दे रहे एक कोने को। तो क्या होगा, जो ये वाला किनारा है, इस वाले किनारे पे जो कण है, उन कण के वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है कि कणों में वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे अगर मैं इस किनारे को हीट दूंगा। क्या ऐसा होगा क्या कि इस किनारे को हीट देते ही, ये वाला जो किनारा है, इसको जैसे ही मैं हीट दूंगा, ऐसा थोड़ी है कि इस किनारे पे तुरंत हाथ गर्म हो जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको पकड़ रखा है, इस जगह पे, इस यहाँ पे पकड़ रखा था, ऐसा थोड़ी है जैसे ही यहाँ पे हीट दी तो यहाँ पे जो है गर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं हीट दे रहा हूँ
तो यहाँ पे जो कण होंगे उनके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर उसके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो वो अपने पास वाले कणों से टकराएगा, उनके भी वाइब्रेशन बढ़ाएगा, फिर इनके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, फिर वो अपने पास वाले कणों से टकराएगा, फिर और वाइब्रेशन बढ़ेंगे, फिर वो उसके पास वाले कण से टकरा के उसके वाइब्रेशन बढ़ाएगा, फिर और पास वाले कण से टकराएगा, वाइब्रेशन बढ़ाएगा, फिर पास वाले कण से टकराएगा, वाइब्रेशन बढ़ाएगा। इस प्रकार से ये हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, ठीक है। ये मतलब बेसिक कंसेप्ट इसका यही, ज्यादा डिटेल में अपन बात करते नहीं है। चालन क्यों होता है, जैसे ही एक किनारे पे अपन ने गर्म करना शुरू किया, वहां के वाइब्रेशंस बढ़ गए, फलस्वरूप उसके पड़ोसी एटम के वाइब्रेशन बढ़ेंगे, वो वाइब्रेशन बढ़ाएगा, फिर उसके पड़ोसी एटम वाइब्रेशन बढ़ाएगा, तो वन बाय वन ये क्या लाइन से वाइब्रेशंस बढ़ने लग जाएंगे। एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यहाँ से जितनी हीट अपन दे रहे होंगे, जितनी हीट प्रति सेकंड यहाँ से दे रहे होंगे, उतनी ही हीट प्रति सेकंड यहाँ से निकलने लग जाएगी। भाई पहले तो क्या होगा, यहाँ से हीट दिया, पहले यहाँ की गर्मी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, बढ़ते 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 जब सब अपनी स्टेडी साम्य अवस्था पे आ चुके होंगे, साम्य अवस्था नहीं, स्थायी अवस्था उसको बोलेंगे, जब सब अपनी स्थायी अवस्था पे मतलब जिसको जितना बढ़ाना था बढ़ा लिया, तो अब उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा हीट तुम यहाँ से दोगे, वो सारी की सारी हीट यहाँ से निकल जाएगी। उस स्थिति को अपन बोलते हैं स्थायी अवस्था, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन अब लिख लेते हैं। लिख लो इसको शॉर्ट में, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन में, वो है एक विमीय दिशा में ऊष्मा प्रवाह की दर, ठीक है। जैसे मान लो अपन कोई भी छड़ वगैरह की बात करें, कोई छड़ है अपने पास, ठीक, इस छड़ में अपने को सिर्फ लंबाई के अनुदिश ऊष्मा प्रवाह मानना है, ये अपना अजम्पशन है, ठीक है। अपने सिलेबस में भी इतना ही है, सिर्फ एक ही दिशा में ऊष्मा प्रवाह को मानना है, ठीक है। इसकी बाकी जो सतह होगी, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, बाकी ये है सीधी छड़, ठीक, सीधी छड़ है इस तरह से। तो जैसे इस तरफ से ऊष्मा इन हो रही है, क्यू इन, यहाँ से ऊष्मा अंदर आ रही है, यहाँ से ऊष्मा बाहर जा रही है, क्यू आउट, ठीक है। और हो सकता है कि क्यू इन ज्यादा हो, क्यू आउट कम हो, तो जो अंदर ऊष्मा बचेगी वो ऊष्मा इस छड़ का ताप बढ़ाने में काम आएगी, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं जनरल बात, कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से मान लो कि जिस किनारे से ऊष्मा एंटर हो रही है, जो उच्च ताप है, उच्च ताप से एंटर होती है ऊष्मा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो उच्च ताप वाले सिरे को प्लस मतलब उस ओरिजिन मानते हुए या मूल बिंदु मानते हुए छड़ की लंबाई के अनुदिश x दिशा में जाने पर मान लेते हैं कि किसी स्थान पर, छड़ के किसी क्रॉस सेक्शन पर जो ताप है वो T है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलने पर, थोड़ा सा आगे चलने पर, यानी कि dx आगे चलने पर, dx आगे चले, dx आगे चलने पर जो ताप है वो मान लो T प्लस dt है। हालांकि वो dt जो होगा अपने आप में नेगेटिव होगा, ठीक है, dt अपने आप में नेगेटिव होगा, तो पर अपन उसको लिख रहे हैं T प्लस dt, dt नेगेटिव है, T प्लस dt। एक गर्म सिरा है, उसका तापमान TH, T हाई, ठंडा सिरा तापमान TL, ये वाला सिरा ये लो टेम्परेचर पे है, ये हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात इतनी सी है। अगर मैं इसको सिंगल बनाऊं इस तरह से, तो इस तरह से अपनी छड़ है, यहाँ से x दूरी पर गया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया dt, dx मोटाई का, dx मोटाई का, यहाँ पे तापमान T है और यहाँ पे तापमान T प्लस dt है, ठीक है। अब इस छोटे से टुकड़े की अपन बात करते हैं। ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है,
जो छोटा एलिमेंट है उस एलिमेंट में अपन बात करते हैं। सपोज करो इस एलिमेंट का टेम्परेचर जो है वो T के लगभग है। T या T प्लस dt, ज्यादा फर्क तो होगा नहीं। टेम्परेचर यहाँ पे T है, मोटाई इसकी dx है ही सही। जैसे यहाँ का T बोल देते हैं तो इधर का T प्लस dt हो ही जाएगा। तो T से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, T को लेते हुए अपन काम कर लें। लगभग T तापमान इसका है, यहाँ पे T प्लस dt है, थोड़ा सा ही फर्क है, वो dt अपने आप में नेगेटिव है। इधर से मान लो dt टाइम में dq ऊष्मा अंदर आई। dt टाइम में कितनी ऊष्मा अंदर आई? dq in, ठीक है। और यहां से मान लो dq out, यहां से आउट हुई, यहां से इन हुई और यहां से आउट हुई। अब अगर स्थायी अवस्था है, ठीक है, अगर स्थायी अवस्था है तो dq in बराबर dq out। ये सबसे मेन बात अपने को ध्यान रखनी, किसी भी एलिमेंट में स्थायी अवस्था पर, ठीक है। अपने 99% क्वेश्चन स्थायी अवस्था वाले ही होंगे। स्थायी अवस्था पर dq, उस एलिमेंट में जितना ऊष्मा आई उतनी ही ऊष्मा निकल जाएगी, dq out। यानी कि स्थायी अवस्था पर किसी स्थान का ताप, किसी स्थान का, अलग अलग स्थान पे ताप अलग अलग हो सकता है, किसी स्थान का ताप समय के साथ नहीं बदलता। ठीक है। अब अगर मान लो कि स्थायी अवस्था नहीं है तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, ये समय के साथ टेम्परेचर, भाई यहाँ पे इस सतह पे ताप T है तो यहाँ T प्लस dt है, तो ये तो स्थान के साथ परिवर्तन हुआ तापमान का, समय के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए तापमान का। स्थायी अवस्था पर क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन रुक जाता है। और अगर मान लो dq इन और dq आउट बराबर नहीं है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, डेल्टा ऑफ q, डेल्टा q बराबर ms डेल्टा t लगा करके अपन तापांतर भी निकाल सकते हैं। dq बराबर ms डेल्टा t, ये अपन को 11th में सिखाते हैं कैलोरीमेट्री में, ठीक है। तो मान लो स्थायी अवस्था नहीं है तो इस एलिमेंट के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ, q in माइनस q आउट, कितनी ऊष्मा आई प्रति सेकंड माइनस कितनी ऊष्मा गई प्रति सेकंड, तो dq in माइनस dq आउट या फिर डेल्टा q यानी कि ऊष्मा का अंतर बराबर ms डेल्टा t। कितना ताप में अंतर आया ms डेल्टा t से, इसके ताप की वृद्धि निकाल चुका हूं। पर अपन सिर्फ और सिर्फ स्थायी अवस्था पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्थायी अवस्था पर अपन बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये dq in और जो dq out है, या जो dq by dt है, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं अब dq by dt, ऊष्मा प्रवाह की दर। किसी भी क्षण जो ऊष्मा प्रवाह की दर होती है, हालांकि ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो बिना स्थायी अवस्था के भी लगेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ स्थायी अवस्था के लिए होगा। अपन जो है ज्यादातर केस में स्थायी अवस्था पर ही काम करते हैं। तो मान लो स्थायी अवस्था नहीं है, कोई सी भी अवस्था हो, ठीक है, अपन बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं। तो किसी स्थान पर, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे रेड कलर में बना देता हूं मैं। जैसे मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि dq by dt, रेट ऑफ हीट फ्लो dq by dt, एक तरह से इसको ऊष्मीय धारा भी कह सकते हैं। dq by dt क्या है, ऊष्मीय धारा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो dq by dt वो समानुपाती होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, ये रेड कलर में जो मैंने बनाया है, वो समानुपाती होता है माइनस ऑफ dt बाई dx के, माइनस ऑफ dt बाई dx। dt बाई dx को बोलते हैं ताप प्रवणता, अरे सॉरी dt बाई dx, t नहीं x, dt बाई dx। d कैपिटल T यहाँ पे ताप है, स्मॉल t यहाँ पे टाइम है, dt बाई dx, ठीक है।
ये होता है। ध्यान से देखो, ये बेसिकली जो dx है ये लंबाई है, ये dx, और dt क्या है, इन दोनों सतहों के मध्य तापांतर। जो dx अपन ने लिया है वो छोटे से एलिमेंट की मोटाई है, और जो dt है वो दोनों सिरों के मध्य तापांतर है। तापांतर को कंपेयर करो विभवांतर से, और dx को कंपेयर करो लेंथ से। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतनी ज्यादा धारा होगी। सपोज करो, देखो सोच के देखो, dt जितना ज्यादा, तापांतर जितना ज्यादा, dq बाई dt उतना ही ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि सबसे पहली चीज तो ये कि dt बाई dx को कहते क्या है, इसको कहते हैं ताप प्रवणता। dt बाई dx क्या होता है, ताप प्रवणता। अच्छा, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि dt अपने आप में नेगेटिव है, ये जो d कैपिटल T है अपने आप में ऋणात्मक है, इसलिए एक माइनस लगा रखा है। dt बाई dx ये हो जाएगा ताप प्रवणता, इसको ताप प्रवणता कहता है, ताप प्रवणता। ठीक है, तो जब ये सब प्रोपोर्शनलिटी साइन अपन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अपना आ जाता है। वो जो कांस्टेंट होता है, देखना अभी एक विमीय दिशा में कंडक्शन पढ़ रहे हैं अपन, तो मैं बोल सकता हूं dq बाई dt, आई थर्मल, आई थर्मल, dq बाई dt, dq बाई dt, ठीक है, बराबर माइनस कांस्टेंट के एरिया ए dt बाई dx। ये जनरल फॉर्मूला है कंडक्शन का, जनरल फॉर्मूला। स्थायी अवस्था हो, अस्थायी अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, एक समान अनुप्रस्थ काट हो, असमान अनुप्रस्थ काट हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, ये जो फॉर्मूला है सब जगह लगेगा। के कांस्टेंट होता है, ए जिस स्थान पर dq बाई dt लिख रहा हूं उस स्थान का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लिख लेना इस बात को। जिस स्थान पे आई लिख रहे हैं, आई थर्मल, dq बाई dt ऊष्मा प्रवाह की दर, उस स्थान का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे मान लो कि कोई छड़ है, वो एक तरफ से मोटी एक तरफ से पतली, तो जैसे यहाँ पे मैं dq बाई dt लिख रहा हूँ, तो यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो। dt बाई dx भी उसी स्थान का, ताप प्रवणता उस स्थान की है। माइनस तो सिर्फ ये शो करता है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगी, यानी कि dt अपने आप में नेगेटिव होगा, माइनस ये शो कर रहा है सिर्फ यहाँ पे। k कांस्टेंट है ही सही, dx मैंने बता ही दिया क्या है। dx में ध्यान रखना, x हमेशा उच्च ताप से लिया है, x जो ले रहे हैं उच्च ताप वाले सिरे से ले रहे हैं। x कहां से ले रहे हैं, उच्च ताप वाले सिरे से, ठीक है, और उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद करना है। अब K को क्या कहते हैं, K का नाम क्या है, K को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता। जो कि माध्यम पर निर्भर करती है, या जो मटेरियल है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है उस पर निर्भर करती है। K किस पर निर्भर करता है, माध्यम पे। जो छड़ है उस पर निर्भर करेगा, छड़ किस पदार्थ की बनी हुई है ना, पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर। ठीक है, पदार्थ कैसा है उस हिसाब से ये निर्भर करेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एक समान छड़ की। अगर मान लो एक समान मोटाई की छड़ है, जिसका के भी एक समान है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है, और वो स्थायी अवस्था पर है। ठीक है, मतलब अब स्पेशल अपन स्थायी अवस्था पर ही अब बात करेंगे। ये तो जनरल बात कर ली अपन ने किसी से क्रॉस सेक्शन पे, अब अपन स्थायी अवस्था पर बात करते हैं। ओके, देखना, मान लेते हैं कि कोई छड़ है वो स्थायी अवस्था पर आ चुकी है। स्थायी अवस्था पर का मतलब, आने का मतलब होता है कि किसी भी स्थान पर, स्थायी अवस्था का मतलब है कि किसी भी स्थान पर तापमान का समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई छड़ है, ठीक है, ये स्थायी अवस्था पर आ चुकी है।
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एक समान है, इसका के एक समान है। अपन बात कर रहे हैं स्थायी अवस्था की। ये TH हाई टेम्परेचर, ये TL लो टेम्परेचर, ठंडा तापमान वाला TL लो टेम्परेचर, ये वाला लो टेम्परेचर पर है। मान लेते हैं कि कोई जनरल तापमान यहाँ पे T है, यहाँ पे तापमान T है क्रॉस सेक्शन पे, और ये यहाँ से उच्च ताप वाले सिरे से x दूरी पर अपन ने बात करी है। ठीक है, x दूरी पर, उच्च ताप से x दूरी पर तापमान T है। तो अपन T और x में संबंध निकालते हैं अब। ठीक है, तो dq/dt ऊष्मा प्रवाह की दर वो कांस्टेंट है, ऊष्मा प्रवाह की दर वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो dq/dt ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर -KA dt/dx। ठीक है, इस तरह से। अब देखना, अगर dq/dt कांस्टेंट है, यानी कि जितना इन है उतना ही आउट है, किसी भी समय पर dq/dt चेंज नहीं हो रहा है, स्थायी अवस्था आ चुकी है, यानी कि dq/dt नियत, k नियत, a नियत है ना। स्थायी अवस्था का मतलब ही ये होता है dq/dt कांस्टेंट, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे dq/dt नियत मतलब स्थायी अवस्था, जितना ले रहा उतना वापस दे दिया, स्थायी अवस्था आ चुकी। यानी कि dt/dx भी कांस्टेंट होगा, ये भी एक नियत होगा, है ना। तो dt/dx को देखना मैं कैसे लिखूंगा, एक ग्राफ बना के लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ ग्राफ बनाया t वर्सेस x, और t एक समान रूप से घट गया, यहाँ पे TH था और ये घट करके TL आ चुका है, ये फाइनल कितना हो गया TL। ठीक है, कितनी दूरी पर, L दूरी पर। मान लो इसकी कुल लंबाई L है, पूरी छड़ की लंबाई कितनी है L, तो ये L पर ये हो जाएगा T लो, ये हो गया TL। एक समान रूप से ताप घट रहा है, स्थिति क्योंकि स्थायी है, स्थायी अवस्था आ चुकी है, तो ये हो जाएगा TH, ये हो जाएगा TL, और ये घट रहा है ना। और क्या बचा, ये रहेगा, ये यहाँ पे x, किसी जनरल x पर, ये हो गया अपने पास जनरल t। चलो, तो dq/dt अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, देखो dq/dt बराबर KA माइनस KA डेल्टा t/डेल्टा x। तो डेल्टा t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो t फाइनल TL माइनस TH डिवाइडेड बाय, अपन क्या लिख रहे हैं, ताप प्रवणता, यानी कि ये रेखा का ढाल, ये जो रेखा बनाई ना इस ग्राफ में, ये T वर्सेस X रेखा जो है, एक समान रूप से यहाँ पे ताप घटा है, तो इस रेखा का ढाल लिख रहे हैं अपन। देखो ये ढाल tan थीटा, तो TH माइनस TL, अब चूंकि नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ढाल नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा वो, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा जब मैं इसको लिखूंगा TL माइनस TH अपॉन L, ये ऑटोमेटिक अपने आप में माइनस है। और या फिर ऐसे समझ लो, इस माइनस को अंदर ले लो तो तुम समझ जाओगे, प्लस हो जाएगा dq/dt, यानी कि आई थर्मल, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, आई थर्मल ऊष्मीय धारा, ये हो जाएगा KA डेल्टा t, यानी कि TH माइनस TL उच्च ताप माइनस निम्न ताप डिवाइडेड बाय L। ऐसा अपन क्यों लिख पाए, क्योंकि ताप प्रवणता एक समान है, क्योंकि छड़ की मोटाई एक समान, छड़ स्थायी अवस्था में, इसलिए ताप प्रवणता एक समान। अच्छा, ये T का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या अपन, इस सरल रेखा की समीकरण से अपन इस जनरल पॉइंट T का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये अपना प्रारंभिक बिंदु 0 पर TH, x पर T और L पर TL। तो जब मैं तापमान का मान ज्ञात करूंगा यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा, वो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम सोचना कैसे आया, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस c में c तो है अपना TH, ढाल अपना नेगेटिव है और उसका ढाल का परिमाण कितना है
TH माइनस TL अपॉन L, ठीक है, ये आ गई ढाल जो कि ताप प्रवणता है, ठीक है, इंटू x, ठीक है। तो ये ताप आ गया इन टर्म्स ऑफ, देखो x, ये सिर्फ किसके लिए है, एक समान मोटाई की स्थायी अवस्था में जो छड़ है उसके लिए। और आई थर्मल क्या बन गया, स्थायी अवस्था में एक समान मोटाई के लिए आई थर्मल क्या बन गया, Ka TH माइनस TL बाई L। ले लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। तो ये पॉइंट तुम लिख लेना स्थायी अवस्था के लिए, ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं तुम्हें आसान, मान लो कि एक छड़ है अपने पास, छड़ की जो मोटाई है वो एक समान नहीं है, इस तरह से, इस प्रकार से, एक तरफ पतली है एक तरफ मोटी है। इस सिरे को A कहा गया है, इस सिरे को B कहा गया है, ये A है ये B है। स्थायी अवस्था में ये छड़ है, छड़ स्थायी अवस्था में है। तो तुम बताओ कि किस बिंदु पर ताप प्रवणता ज्यादा होगी, ए पर ताप प्रवणता ज्यादा होगी या बी पर ताप प्रवणता ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ताप प्रवणता का मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण, dt बाई dx का परिमाण कहां पे ज्यादा होगा। तो देखो इससे, देखो आई थर्मल क्या हो जाएगा, आई थर्मल बराबर माइनस KA dt बाई dx। माइनस क्या दर्शाता है कि उच्च से निम्न जाता है, अपने को सिर्फ dt बाई dx का मैग्नीट्यूड देखना है। तो अगर स्थायी अवस्था है तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, k कांस्टेंट है, a, अब देखो a मतलब क्षेत्रफल, अच्छा इसको a b को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, इसको अपन जो है XY बोल देते हैं या PQ बोल देते हैं, PQ भी नहीं बोलते हैं, XY बोल देते हैं या 1 2 बोल देते हैं, सबसे बढ़िया तो ये है, ये 1 सिरा ये 2 सिरा। तो किस सिरे पर dt बाई dx ज्यादा है, 1 पे कि 2 पे। तो क्षेत्रफल कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ का क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे ताप प्रवणता कम होगी, यहाँ पे क्षेत्रफल कम है, यहाँ पे क्षेत्रफल कम है, 1 सिरे पर क्षेत्रफल कम है, 2 सिरे पर क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर A सिरे पर 1 सिरे पर क्षेत्रफल कम है, यानी कि dt बाई dx यहाँ पे ज्यादा होगा, dt बाई dx 1 पर ज्यादा होगा। बात लगे, अगर ये मान लो उच्च ताप ले लूं, ये TH ले लूं, ये TL ले लूं, तो ये ताप घटेगा स्थिति के साथ, पर अपने को उसका परिमाण की अपन बात कर रहे हैं, सिर्फ dt बाई dx ये कम होगा, सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है ये देखा जाता है इससे। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं तुम्हें। तो अपन ने एक समान मोटाई की छड़ जैसे ली थी, उसके बारे में अपन ने बात करी है। उसमें आई थर्मल अपन ने क्या लिखा है, ITH, स्थायी अवस्था पर ITH, KA TH माइनस TL अपॉन लेंथ, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस TH माइनस TL को यहीं रहने दो, TH माइनस TL को एक तरफ रहने दिया, बराबर आई थर्मल इंटू L बाई KA, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो V बराबर IR, कंपेयर करो V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR, ओम के नियम से V क्या होता था, विभवांतर, यहाँ पे क्या है तापांतर, देखो क्या लिखा हुआ है तापांतर, ठीक है। I क्या है, धारा, ऊष्मीय धारा, धारा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ऊष्मीय प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। तो एक समान छड़ के लिए, अगर एक समान मोटाई की छड़ है तो उसके लिए जो ऊष्मीय प्रतिरोध होता है R, रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध,
वो होता है L बाई के ए। देखो उसी के सिमिलर है, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है। के क्या है? चालकता। वहां भी मैंने तुम्हें चालकता बताई है, प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता, 1/k। कंडक्टिविटी सिग्मा से वहां लिखा था अपन, वो यहाँ पे अपन के से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना देखो तुम, फिर आगे का रिकॉर्ड करूंगा मैं।